हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, लॉरेंज फोर्स। देखो स्टूडेंट, जब जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ दोनों होंगे साथ साथ प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मोशन करता है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन combined electric and magnetic field, then force acting on the charge is called Lorentz force। जब कोई आवेश वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जहां संयुक्त रूप से दोनों हो उसमें गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। जब कोई आवेश वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर जो बल लगता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। यानी जब कोई आवेश किसी चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में संयुक्त रूप से, जहां दोनों हो, कौन कौन हो, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र संयुक्त रूप से गति कर रहे हो, तो उस पर जो बल लगता है उसको हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, लॉरेंज बल का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जहां दोनों संयुक्त रूप से होंगे तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसको हम लोग क्यूवी कहते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो क्यू वी क्रॉस बी कहेंगे। ठीक है। यानी यहाँ देखो, अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो क्यू वेक्टर ई हुआ और प्लस क्यू और बी क्रॉस बी हुआ। ठीक। इसको हम लोग कहते हैं एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम लोग कहते हैं एफ एम मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स। और इन दोनों का जो कंबाइंड फोर्स होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। यानी इससे हमारा जो चुंबकीय बल का फार्मूला आया, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ, वेक्टर एफ इज इक्वल एफ एम इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां से फार्मूला रख दीजिए तो क्यू और वी क्रॉस बी हो गया। ठीक है। अब ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स हुआ। यानी लॉरेंज फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों शामिल हैं। यानी वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों शामिल हैं। अगर कोई आवेश कहीं ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं, तो उस आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहेंगे। तो एफ एम इज इक्वल टू हो गया क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर v और b के बीच एंगल थीटा है तो एफ एम का जो मैग्नीट्यूड हो गया, ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको केवल एफ एम भी लिख देंगे, और ये हो जाएगा क्यू, और ये क्रॉस वाले का क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये चुंबकीय बल का सूत्र हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हमने ये मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल के लिए ये प्लेन बनाया है। y डायरेक्शन में हमारा कौन है, वेक्टर b है। x डायरेक्शन में कौन है, कोई नहीं है। और हमारी वेलोसिटी का जो है ये है v है। ये थीटा एंगल पर है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। यहाँ पे थीटा एंगल है दोनों के लिए। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इधर, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर वेलोसिटी, और इन पर ये परपेंडिकुलर लगा होता है फोर्स। यानी फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, ये एफ की डायरेक्शन है। ठीक है। अब अगर सपोज कर लो कि ये थीटा यहाँ से यहाँ हो जाए 90 हो जाएगा, तब ये
if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 degree, then अब यहाँ थीटा 90 रख दो तो कितना आएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 वैल्यू 1 होती है तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। ओके, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने बताया कि किसी भी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स अप्लाई होता है उसका फार्मूला हम लोगों ने लिखा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे लिखा। ठीक है, हमने आपको बताया क्यू क्या है, चार्ज है, आवेश है, बी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी अगर हमें डिफाइन करना है तो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम मान लें कि V और B परपेंडिकुलर है, ठीक है, इफ वेक्टर V परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, ठीक है, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, 9 अगर मान लें हम कि V और B एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। जब 90 डिग्री हो जाएगी तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, देन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम हम ले लें, ठीक, और V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड ले लें, ठीक है, क्यू वी साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो इसको हमने लिख दिया एफ अपॉन क्यू वी हो गया। ठीक है, यहाँ से साइन 90 यहाँ रख दिया हमने तो क्यू वी आ गया। अब ये क्यू वी हम लेंगे, आप चाहें तो साइन 90 नहीं भी लिख के डायरेक्ट इसको लिख करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 होती है। अब देखो इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, वी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन अगर हम ऐसा ले लें तो B इज इक्वल टू एफ हो जाएगा ना। देखिए B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 1 इंटू 1 हो जाएगा, इससे निकल आएगा B इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इफ ए चार्ज कैरिंग 1 कूलम, ठीक है, if a charge carrying 1 coulomb moves in uniform magnetic field with velocity 1 meter per second perpendicular to the field, then magnetic force acting on the charge is known as magnetic field। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यदि 1 कूलम का आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है तो आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट ऑफ बी, यानी बी अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब इसका यूनिट हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, यूनिट माने मात्रक होता है, हिंदी में मात्रक होता है, इतना लोग जानते हैं जो इंटर वगैरह में पढ़ते हैं, यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट इसका देखिए, पहले तो हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट इसका क्या होता है। ठीक है, एसआई यूनिट होता है टेस्ला।
ठीक है। यहां से क्या यूनिट होगा, यहां से भी तो यूनिट निकलेगा। यहां से यूनिट आप निकालिए, देखिए क्या निकलेगा, अदर यूनिट। अदर यूनिट एक होता है गाउस, 1 गाउस, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ठीक। अब यहां से अगर हम लोग यूनिट लिखें तो क्या निकलेगा, देखिए, देखो स्टूडेंट, यहां से फोर्स, यहाँ चार्ज, यहाँ वेलोसिटी, अगर इससे हम लोग यूनिट निकालें तो क्या निकलेगा इसका, देखो, यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी, ऊपर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक, नीचे चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखो, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, बी का यूनिट क्या निकल आया, यूनिट ऑफ बी यहाँ से जो निकला, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये एक इसका एक और यूनिट निकला। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसकी डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, तो डायमेंशन आती है, डायमेंशन ऑफ बी, ठीक है, आप इसी से डायमेंशन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, और वो डायमेंशन आएगी m (10⁻⁻², 1 आप खुद निकालिए। इधर देखिए, न्यूटन की डायमेंशन mL(10⁻²) रख देंगे, ठीक है, और एम्पियर का ए लिख देंगे और मीटर का एल लिख देंगे, तो एल उसमें से ऊपर वाले में से कट जाएगा। हम यहाँ दिखा रहे हैं, ऊपर का देखो यूनिट हुआ mL(10⁻²) हुआ, नीचे एम्पियर का ए हुआ, मीटर का एल हुआ, एल से एल कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी m(10⁻²) और 1⁻⁻1 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण। अब देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो फोर्स लाइन है पैरेलल बनी हुई है, कैसी है, पैरेलल होगी और इक्वी डिस्टेंस होंगी, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। इफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, देन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो हमारी फोर्स लाइन है वो पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यानी यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर हैं, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखो स्टूडेंट, इसको असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र। यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें फोर्स लाइन जो होंगी, बल रेखाएं, वो एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी, कहीं पास पास होंगी, कहीं दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है। If force line are not parallel to each other, then magnetic field is known as non-uniform magnetic field। यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, असमान चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक ऐसे क्रॉस करके बना हुआ है, ऐसे अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, अंदर की ओर होगा वो, ठीक है। यानी ऐसे, जैसे इधर देखो, ऐसे ये पेन है, ये पेन का ऊपरी सिरा मानिए, ये निचला सिरा, तो ऊपरी सिरा ऐसे अंदर जा रहा होगा, यानी फोर्स लाइन बिल्कुल अंदर की ओर होगी, ठीक है।
अब पैरेलल होंगी, अगर सेम डिस्टेंस पर बने होंगे तो पैरेलल होंगी, अगर डिफरेंट डिस्टेंस पर बने होंगे तो पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है। दूसरे और देखो, अगर ऐसे डॉट डॉट करके पॉइंट बने हुए हैं, ऐसे डॉट पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड होगी, बाहर की ओर होगी। यानी ये ऐसे हमारा प्लेन है, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, अंदर की ओर जा रहा था ऊपर वाले में। तो जब डॉट लगा होगा तब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, यानी तल के लंबवत बाहर की ओर। ये होगी तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है। तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है। और ऊपर वाली ये क्या होंगी, तल के लंबवत नीचे की ओर होंगी। ठीक है। देखो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए लाए हैं पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सपोज कर लो ये कोई चार्ज Q है और ये स्मॉल v वेलोसिटी से इस वेक्टर b मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पर कैसे है, देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा डाउनवर्ड है, ऐसे डाउनवर्ड है, क्रॉस लगा हुआ। अभी हमने बताया कि क्रॉस जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड होता है। ठीक है। इसका मतलब B और V के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। V ऐसे यहाँ है, देखो ऐसे चल रहा है, तो वो जहां भी चलेगा ऐसे चल रहा है, वो चार्ज ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, और ये अंदर की ओर है, तो इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ही पड़ रहा है वो हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा B और V है, इनके बीच एंगल 90 डिग्री हुआ। ठीक है। तो लिखेंगे लेटस कंसीडर, जैसे बोल रहा हूं वैसे आप नोट करेंगे। लेटस कंसीडर ए चार्ज plus Q is moving with velocity v in uniform magnetic field perpendicularly. ठीक है। Then magnetic force acting on the charge F is equal to QVB sin 90 डिग्री। मान लिया कोई गतिमान आवेश Q स्मॉल v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में तल के लंबवत क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो इस पर जो चुंबकीय बल लगेगा वो कैसा होगा, F इज इक्वल टू QVB sin 90 होगा, sin 90 हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो F इज इक्वल टू QVB होगा। ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स है, Fm लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अभी हमने आपको बताया कि इसको, इस फोर्स की जो डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह। अभी हमने बनाया था, आपको पीछे इसके बताया, तो उसमें क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, और जो फोर्स, ठीक है, जो कोई भी फोर्स दो वेक्टर क्वांटिटी के अगर परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो वह उसको सर्कुलर मूव कराने लगता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उसको ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इसको सर्कुलर मूव कराएगा। तो जब सर्कुलर मूव कराएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर अप्लाई होगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसी Fm के इक्वल होता है। ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज, अब देखो आवेश पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, आवेश पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F इज इक्वल टू mv² अपान
आर, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, therefore F M is equal to F. This centripetal force is provided by magnetic force. यह अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। इसी चुंबकीय बल से यह सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिलता है जो चार्ज पार्टिकल है। इसलिए यह दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि यही मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद उसी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ हो गया। अब अगर हम दोनों की वैल्यू यहां रख के देखें स्टूडेंट, तो क्या निकलेगा? QVB इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन आर। एक V से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से R की वैल्यू निकाली, R इज इक्वल टू MV अपॉन QB हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, R जो है R किस पर बेस्ड हुआ? हमारा वेलोसिटी पर बेस्ड हुआ, ठीक है। वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी R भी उतना ज्यादा होगा। लेकिन ये वेलोसिटी जो इसको मूव करा रही है सर्कुलर पाथ पर, यही वेलोसिटी इसको मोशन करा दे रही सर्कुलर पाथ पर चार्ज को। इसका मतलब ये जो चार्ज हमारा चार्ज का जो पाथ हुआ वो सर्कुलर हुआ, ठीक है। और उसकी रेडियस का फार्मूला MV अपॉन QB आया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं कि टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी इन ए कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। एक चक्कर में, वन साइकिल में जो टाइम लगता है, तो टाइम अगर वन साइकिल में लगेगा तो टाइम पीरियड T होगा हमारा, ठीक है। और इसका जो इधर से देखिए ऐसे मोशन कर रहा है, तो एक पूरी साइकिल में कितनी डिस्टेंस हुई? सरकमफरेंस हुई, परिधि हुई। सरकमफरेंस यानी परिधि का फार्मूला 2πr हुआ। और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? V दी हुई है। स्पीड तो 2πr अपॉन V हुआ, ये टाइम पीरियड हो गया। टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम पीरियड लगा, 2πr अपॉन V। R का फार्मूला अभी हमने निकाला, MV अपॉन QB, उधर ले जाके पुट कर दीजिए। तो T इज इक्वल टू क्या आया? 2π MV अपॉन एक V पहले है इंटू QB आ गया, V से V कैंसिल हो गया। T इज इक्वल टू 2π M अपॉन QB आ गया, ठीक है। अच्छा, M क्या है ये तो आपको पता ही है कि मास ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी का मास है M। ये हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो स्टूडेंट कितनी आएगी? यानी आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, कितनी होती है आवृत्ति? आवृत्ति को हम लोग N भी लिखते हैं और F भी लिखते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं न्यू भी लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग N यूज करेंगे। N आवृत्ति N इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। आवृत्ति N इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इधर फार्मूला लिखा हुआ है, तो N की वैल्यू इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से अगर लिखें तो V अपॉन 2πr होता है।
क्या होता है v/2πr। ठीक है, एक ही आवृत्ति का फार्मूला होता है। इसके अलावा यहाँ देखो t की वैल्यू अगर यहाँ से इसको रिप्लेस कर दें तो n का यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, qb/2πm आ जाएगा। ये आवृत्ति के दो फार्मूले हुए फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला v/2πr या 1/t होता, यानी इक्वल टू इस फार्मूले से इसका उल्टा अगर ऐसे 1/t रख देंगे तो qb/2πm आएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी इसको कोणीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, कोणीय आवृत्ति को हम लोग ओमेगा लिखते हैं, डब्ल्यू की तरह ऐसे ओमेगा लिखते हैं इसको। ठीक है, ये कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, कोणीय आवृत्ति का जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं ओमेगा = 2πn होता है। ठीक है, अच्छा, n की अगर हम यहाँ से वैल्यू ले चल के यहाँ रख दें तो ओमेगा का क्या फार्मूला आ जाएगा, ओमेगा = अगर हम यहाँ से ले चल के वैल्यू रख दें इसकी तो क्या निकलेगा, जो 2π हो गया, n की जगह qb आ गया, अपान नीचे 2πm आ गया, 2πm आ गया। ठीक, नीचे देखो ये फार्मूला रख दिया हमने n की जगह, तो 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओमेगा का क्या फार्मूला आ गया, qb/m आया। ठीक है, अब आप इनकी यूनिट, इसका यूनिट टाइम पीरियड है सेकेंड जानते हैं, इसका hz हर्ट्ज जानते हैं, इसका रेडियन पर सेकेंड होता है। ये यूनिट आप पीछे डिफरेंट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, खुद याद करिए। ठीक है, ओमेगा का फार्मूला qb/m आता है। ठीक है, यानी मास और चार्ज तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड होगा ओमेगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट, इधर देखो, अभी हमने आपको बताया कि जब कोई चार्ज जो होगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तब उसका जो हम लोगों ने रेडियस का फार्मूला पढ़ा, r = mv/qb, ऐसा हमने आपको फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा है। अब देखो स्टूडेंट, इफ एंगल बिटवीन v एंड b इज थीटा, यहाँ पे देखो एंगल बना हुआ है, v इस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है चार्ज ऐसे, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अगर ऐसा इंटर हो रहा है। ठीक है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर b इज थीटा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, यहाँ जैसा दिख रहा है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, इसके हम दो कंपोनेंट लेंगे, इधर v sin थीटा आएगा, इस डायरेक्शन का v cos थीटा आएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा कंपोनेंट v cos थीटा, ठीक है, और जो v sin थीटा आ रहा, दोनों चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में मोशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो v sin थीटा होगा, ठीक है, अब इसको सर्कुलर मूव कराएगा, v sin थीटा जो होगा इसको सर्कुलर मूव कराएगा, जबकि v cos थीटा इसको इस डायरेक्शन में लीनियर मूव कराना चाहेगा। तो इसमें दो तरह के मोशन हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये सर्कुलर हो जाएगा, दूसरा ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, देन पाथ ऑफ, देन रेडियस r जो हो जाएगी वो कितनी होगी। अब देखो परपेंडिकुलर, यहाँ जो हमने वेलोसिटी लिया था
ये वेलोसिटी इसी डायरेक्शन की थी, परपेंडिकुलर की, मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल पर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है v sin थीटा होगा, तो इस v के जगह पर v sin थीटा रिप्लेस किया जाएगा। r का फार्मूला हो जाएगा mv sin थीटा अपॉन QB हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई चार्ज ऐसे इंटर कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर एंट्री कर रहा है, तब जो बनाएगा वो अपना पाथ, उसके लिए रेडियस होगी mv sin थीटा अपॉन QB। अब ऐसा पाथ जो होगा वो हेलिकल होगा, कुंडलिनी की तरह हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो v sin थीटा है इसको सर्कुलर ऐसे मूव कराएगा, लेकिन v cos थीटा इसको थोड़ा इधर खींचता जाएगा। तो अगर हम इसकी लाइन से ऐसे ले लें तो ये ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, ऐसे ऐसे देखिए बनता हुआ आगे सर्किल हो चला जाएगा जो है। ठीक है। अब जो ऐसे जाएगा ये हमारा v हुआ। ठीक है। ये ऐसे अब मोशन होगा इसका, ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक है। तो ऐसे पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। ठीक है। और इसको कहते पूरे को कहते हैं हेलिक्स। ठीक है। यानी हिंदी में इसको कुंडलिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलिनी। ठीक है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा थीटा एंगल पर जो परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके दोनों कंपोनेंट के कारण इसमें दो प्रकार के मोशन होंगे, दो प्रकार की गति होगी। एक तो v sin थीटा के कारण ये वृत्तीय गति होगी, और दूसरा v cos थीटा के कारण रेखीय गति होगी। तो इसमें कुंडलिनी बनेगी, जो है इसको कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है। और एक साइकिल में जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा, इसकी डायरेक्शन में जितना चल जाएगा वो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिच कहेंगे। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, पिच क्या होती है कि v cos थीटा जो होता है, v का कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग के घटक द्वारा चली गई एक चक्कर में सीधी दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। ठीक है। तो in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, distance covered by charge particle in one cycle is called pitch. That is P हुआ, पिच हुआ हमारा P। ठीक। और P इज इक्वल टू कितना होगा? वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos थीटा होगा, और इनटू टाइम पीरियड होगा, एक साइकिल में जो टाइम लगेगा। ठीक। और टाइम हमने आपको अभी बताया क्या होता है। तो p का जो फार्मूला निकला v cos थीटा हुआ इंटू 2πm अपॉन QB हुआ। ठीक है। 2πm अपॉन QB हुआ। अगर इसकी वैल्यू इसमें रख दे पूरा, तो हमारे P का जो फार्मूला आ जाएगा 2πmv cos थीटा अपॉन QB। ये पिच का फार्मूला है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी पर चला उसके लिए फार्मूला आएगा 2πmv cos थीटा अपॉन QB, जो थीटा यहाँ का एंगल है। और रेडियस का फार्मूला यहाँ पे आता है mv sin थीटा अपॉन QB आता है। ठीक है।